आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करवाएंगे। पहले हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में हम करवाएंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। हम करवा रहे हैं दीपक रिवीजन जो मॉडल टेस्ट पेपर पहला है उसका अनसोल्ड। उसमें मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम करवाएंगे सिर्फ एक नंबर वाले क्वेश्चन पहले, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक नंबर के आने हैं। ठीक है, देखिएगा भाग नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप। भाग नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप में खंड ए, जिसमें पहला कह रखा है कि 64 और 96 का HCF क्या होगा। तो HCF हमने निकाला था, मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि 64 और 96 का HCF। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भागफल विधि कहते हैं। दूसरा है गुणनखंड विधि। आसान होता है भागफल विधि। आपको क्या करेंगे, दोनों ही आसान है वैसे तो। बड़ी संख्या को हम अंदर लेंगे, छोटी संख्या को बाहर। जैसे 64 से क्या 64, नीचे बच गया शेष 2, यहां आ गया 3। 32 दूनी 64, क्योंकि जो 64 ये अंदर आएगा। शेष बच गया 0। जो शेष 0 आता है जिससे हम भाग करते हैं वही अपने पास HCF होगा। HCF होगा अपने पास 32, जिसको हम 32। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही √5 जितनी भी संख्याएं हैं जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा अपने पास है, ये बनेगा अपरिमेय संख्या। अगर वो हो, अब कंप्लीट स्क्वायर जैसे √4 हो तो 2 का होता है, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर हो अपने पास √6, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में कहा है, देखिए, कि यदि 306 और 657 का HCF, यदि 306 और 657 का HCF अपने पास 9 है, तो एलसीएम बताना है। ध्यान से देखिए, 306 और इसका HCF दे रखा है। जब दोनों संख्याएं दे रखी हो, HCF और एलसीएम में से कोई एक दे रखा हो, तो निकालने का फॉर्मूला एलसीएम गुणा HCF होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ध्यान से देखिए, अब HCF कितना है अपने पास 9, एलसीएम हमें चाहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं की गुणा। 306 गुणा 657, तो एलसीएम अपने पास आएगा 306 गुणा 657। ये इधर गुणा में थी, भाग में आ जाएगी। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 × 27, 3 9 × 36। दोनों की गुणा करेंगे, 657 और 34, 4 × 7 = 28, 2 4 × 5 = 20 और 2 22, 4 × 6 = 24 और 2 26, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 17, 3 × 6 = 18, 8 3 3 2 2। तो ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। 22 338 अपने पास क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 का। 4 के में कहा गया है कि परिमेय संख्या 13/3125 दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। 13/3125 हमें बताना है ये शांत है या अशांत। ठीक है, शांत या अशांत। ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है शांत और अशांत के लिए। जो भी हमें हर में दे रखा है डिनोमिनेटर में, उसके हम फैक्टर बनाएंगे। 31 25 के फैक्टर हम बनाएंगे। 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है।
जोड़ के देखिए, अगर 3 से भाग जाएगा 3 से, नहीं तो नहीं। 5 2 7 1 8 और 3 11, 3 से भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में पीछे 5 है तो संख्या 5 से भाग चली जाएगी। 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से 25 और 5 से 5, 5 से 1। अगर हर का गुणनखंड करने के बाद सारे के सारे या तो 5 में आए या सारे के सारे 2 में आए या 2 और 5 दोनों में आए। 3 कंडीशन बताई है मैंने। एक तो या तो सारे के सारे 5 में हो, या सारे के सारे 2 में हो, या 5 और 2 दोनों को मिला करके हो, तो वो है शांत। इसके अलावा अशांत होगा, जिसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 के क्वेश्चन में है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। देखो, शून्यक निकालने का तरीका हमें निकालना x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। बंधुओं, मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल हैं ये एक्सरसाइज में भी हैं आपके। शून्यक निकालने के इस प्रकार के, देखो शून्यक तो वैसे हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, ठीक है। और अगर द्विघात में मूल का नाम दे दे तो वो भी शून्यक ही होते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 11, यहां बीच में x वाली टर्म गायब है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना करके, या इसको 0 के बराबर रखा, x स्क्वायर बराबर प्लस का 11 माइनस हो जाएगा। स्क्वायर को हटाने का तरीका, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इससे कट जाएगा। जैसे ही रूट से संख्या बाहर आएगी तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, जिसका मतलब है कि प्लस का 11 भी है और माइनस का भी √11। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि x स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हैं हम √11 का स्क्वायर। ठीक है। 0, ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार इसको 0 के बराबर रखा तो ये होगा x बराबर माइनस का √11। एक बार इसको रखा तो ये हो जाएगा x बराबर √11। तो ये वही आंसर आना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। घात n, पावर जिसकी n है, किसी भी बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। देखिए, जिसकी जितनी पावर होगी उसके उतने ही शून्य होंगे। यहाँ n है तो n, हमने देखा कि हम देखेंगे आगे चल करके, हमने पढ़ा होगा सिलेबस में कि जब कोई भी द्विघात समीकरण थी उसके 2 ही शून्य होते थे। एक जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें प्रश्न आते हैं x की पावर 3 का, जो कि सिलेबस से हटा रखे हैं। उसमें हमने देखा होगा अल्फा, बीटा और गामा 3 होते हैं। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें x 2x प्लस 3 इसके कितने शून्य होंगे, इसका एक ही होता है। इसका मतलब जिसकी जितनी पावर उसके उतने ही शून्य होंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 7 का। इसने कहा कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। 2 रैखिक समीकरण दे रखी हैं। एक तो रैखिक समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8, एक है 4x माइनस 6y बराबर 9। देखिए, सबसे पहले हम ये ध्यान रखना बंधुओं, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को इधर लेकर के आएंगे, 9 को इधर लेकर के आएंगे। देखो, हमने इसको क्या किया, 2x माइनस 3y इधर आकर के माइनस 8, ये 4x माइनस 6y इधर आकर के माइनस, इसको हम बोलेंगे a1 2, इसको हम बोलेंगे b1, ध्यान रखना साइन साथ रहेगा, इसको बोलेंगे हम c1। ये है अपने पास a2, ये है अपने पास b2 और ये है अपने पास c2। फिर हम चेक करेंगे a1 बटे a2 कितना होगा, 4, 2 और 4, 1 बटे 2। फिर हम चेक करेंगे b1 बटे b2 कितना होगा, -3 बटे -6, कट गया, 1 बटे 2। तीसरा हम चेक करेंगे c1 बटे c2, -8 बटे -9, कट गया, क्या आ गया, 8 बटे 9। हमने यहां देखा कि अपने पास a1 बटे a2, b1 बटे b2 तो एक जैसे हैं, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है। अब ध्यान से सुनना बेटे कि यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2, ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो अपने पास क्या होती हैं, समांतर।
और जो समांतर होंगी रेखाएं तो वो कहीं काटेंगे नहीं तो उसका हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो वो क्या होंगे अपने पास, असंगत। और अगर अपने पास वो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो आगे देखेंगे ही नहीं हम, तो उसका एक हल होता है और एक हल वाला अपने पास क्या होता है, संगत होता है। और अगर अपने पास a1/a2 बराबर हो b1/b2 और तीसरा भी c1/c2 आ जाए तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसी स्थिति में भी हल क्या होगा इसका, संगत। ठीक है। उसके बाद में 8 का प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर दे रखा है। दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका अंतर देखिए। उनका अंतर दे रखा है अपने पास 36। अंतर तो दे रखा है 36 और अनुपात दे रखा है 4:3। देखिए अंतर अनुपात, तो अनुपात को अगर जोड़ तो दे रखा होता है योग तो हम सीधा कर देते। अंतर दे रखा तो इसको मानेंगे 4x और दूसरा मान लिया 3x। अंतर है तो माइनस बराबर 36, x आ गया अपने पास 36। तो दो संख्या हो गई, एक तो 4x है तो 4 गुना 36, दूसरी 3x है तो 3 गुना 36। 36 थी 108 होते हैं और ये होते हैं 4 6 24 144। इसने पूछा क्या था वो हम बता देंगे। इसने पूछा है कि ये पूर्णांक क्या क्या होंगे, तो 144 और 108 आ गया, जिसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है द्विघात समीकरण के मूल, x² माइनस 5x प्लस 6। ये है x² माइनस 5x प्लस 6। ध्यान से देखना, इसमें हमें देखेंगे तो शून्य निकालने हैं तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघात सूत्र से। तो मैं गुणनखंड विधि से कर देता हूं। यहां प्लस है तो बीच वाला प्लस मिलेगा। 6 है, ऐसी दो संख्या है जिनका जोड़ 5 गुणा 6, तो x² माइनस 3x माइनस का 2x। ठीक है, यहां से कॉमन आएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3। क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3, क्या बच गया x माइनस 2। ठीक है, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखा तो x बराबर 3, एक बार इसको बराबर रखा तो x किसके बराबर आ गया, 2 के। तो इसके ऊपर 3 और 2। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति, मूल अपने पास किसकी प्रकृति बतानी है हमने 10 के क्वेश्चन में। हमें बताना है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इनमें मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए बेटे हम इसमें निकालेंगे हम विविक्तिकर, जिसको हम d बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का b, इसका होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें ये है अपने पास a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर है 4। तो विविक्तिकर अपने पास होगा b² माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है 4। तो माइनस का प्लस 4 का स्क्वायर 16√3 का 3, 4 के 16 3 48। तो 48 माइनस 48 बराबर 0। अगर b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 के और अगर b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तब तो इनके जो मूल है वो अस्तित्व में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसका है, और अगर ये 0 के बराबर हो तो बराबर होंगे, ये हो तो अलग अलग होंगे। तो बराबर अपने आया है तो वास्तविक मूल तो है लेकिन दोनों बराबर बराबर, बी ऑप्शन। अगला है सही विकल्प चुनिए। मूलों का गुणनफल दे रखा है, योग 5 है गुणनफल 6 है। 11 के में मूलों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा से लिख रहा हूं मैं। मूलों का योग है अपने पास 5 और गुणनफल है अपने पास 6। तो इसका अपने पास एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग x प्लस अल्फा गुना बीटा। ध्यान से देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 5x प्लस 6। ये समीकरण अपनी है और ये है ऑप्शन नंबर अपना पहला। k के किस मान के लिए दोनों योग अपरिमित रूप से अनेक होंगे। 11 के क्वेश्चन की जो समीकरण है वो मैं लिख लेता हूं एक बार। देखो, मैंने पहले बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 ये क्या है a2, ये है b1, ये क्या है b2, ये है c1 और ये है c2। अब हम करेंगे a1/a2 मतलब k/12। फिर करेंगे b1/a2
B2 मतलब 3/K। फिर करेंगे C1/C2 मतलब इसका हो जाएगा अपने पास 3 - K/K। एक बार इन दोनों को बराबर, क्यों? क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रखा तो K/12 बराबर 3/K, तो K² बराबर 36, K का मान आ गया ±6। ठीक है, हमें यही निकालना था। ठीक है, K का मान। अगला है AP दे रखी है। इस AP का अपने पास ये बताना है कि ये कौन सा पद होगा। देखो 11वां पद हमें निकालना है। 11वां पद होता है A + n - 1 × D। n है 11, तो 11 में से 1 गया तो 10, मैंने यहां से निकाल दिया इसको। A है अपने पास 13, D होता है दूसरे में से पहला। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में बनाएंगे अनुचित विध में। 2 की गुणा 15 से क्या, 15 दूनी 30 और 31/2 -13। 2 और 1 कैल्शियम आ गया 2, 2 1 कम 2 31, 1 दूनी 2 13 दूनी 26, दोनों को घटाया 5/2। 11वां पद हमें निकालना है, तो A + 10D बराबर 13 प्लस D का मान 10, D का मान 5/2, 2 5 10, 13 + 25 बराबर 38। ये अपना हो जाएगा आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14। AP का 11वां पद दे रखा है, 16वां पद 73 है, तो पहला पद निकालेंगे। देखिए अपने पास AP का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो पहला पद हमें निकालना है। तो 11वां पद A11 है, 16वें पद को A16 लिखते हैं। तो A11 होता है A + 10D 38, 16 होता है A + 15D। जैसे हम दोनों को घटाएंगे A से कट जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का 5D बचेगा और माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 गुना में था भाग में आ जाएगा, 5 7 35 7। और जैसे हमने पहला पद निकालना है तो ये समीकरण नंबर 1, तो D का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, A + 10 गुणा D का मान 7 70, उधर जाके घट जाएगा माइनस का 32। ये अपने पास आंसर है। देखिए यहाँ 32 आ गया। AP है अपने पास 0.6 1.7, इसका प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो बेटे प्रथम पद तो 0.6 है ही, सारवंतर 1.7 में से 0.6 जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1.7 में से 0.6 गया तो 1.1। देखिए प्रथम पद तो 0.6 है ही, सारवंतर क्या हो गया, 1.7 में से 0.6 गया 1.1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 का जो क्वेश्चन है वो -5 -8 -11 प्लस -230। हमें ये बताना है कि इतनी संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसे अगर हम इनको ऐसे जोड़ने लग जाए तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। हमारे पास फॉर्मूला है SN का n/2 2A + n - 1 × D। कहने का मतलब हमारे पास A होना चाहिए, N होना चाहिए और D होना चाहिए, N A और D। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम निकाल देंगे। तो बेटे A अपने पास है, दूसरा पद A2, तीसरा पद D हम निकाल लेंगे, दूसरे में से पहला गया -3। N की आवश्यकता है तो AN का फॉर्मूला लास्ट टर्म अपने पास दे रखे अंतिम पद, तो फॉर्मूला होगा A + n - 1 × D -230, -5 A की वैल्यू, n - 1 D है -3 हमने निकाला है, -5 उधर जाके प्लस का 1 - 1 प्लस दोनों घट जाएंगी, तो अपने पास बचेगा n - 1 -3 तो है, दोनों को घटाए -225, -3 गुणा में था, इधर आके भाग में कट गया 75, माइनस का n - 1 था, इधर आके प्लस का हो गया 76। इसका मतलब क्षेत्रफल अपने पास है। ऐसा निकालने के दो फॉर्मूले हैं, n/2 2A + n - 1 × D। अगर हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो फॉर्मूला हो जाता है n/2 A + L। L का मतलब अंतिम पद बराबर n कितना है 76, अभी हमने निकाला, ये रहा 76/2। A कितना है -5 प्लस D L कितना है अंतिम पद -230। दोनों को जोड़ा, दोनों माइनस है, माइनस माइनस थोड़े प्लस हो जाते हैं, तो दोनों को जोड़ा -235, 38 से गुणा किया तो -8 ना 8000
8,930, 8,930, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो और तीसरी भुजा समानांतर हो। देखो, अगर समान अनुपात में है और हमें समानांतर बताई गई है तो ये उसका विलोम है। अगर समानांतर देकर के अनुपात में पूछे तो समानुपातिकता प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय तो अपने पास अलग होती थी। उसमें कहा गया था कि जब कोई भी एक समकोण त्रिभुज होगी तो उसमें जो कर्ण का सुकेयर है वो अपने पास आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग होगा। ये होती है पाइथागोरस। तो अपने पास इसमें आंसर क्या आएगा? प्रतिलोम का विलोम। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दिए गए त्रिभुज समरूप है, इस क्या करती है कसौटी पर। हमारे पास देखिएगा 3 है, 60 60, 80 80, 40 40, तो एंगल से हो जाए, क्योंकि भुजाओं के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं देखिए समकोण कौन सी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, तीनों का वर्ग निकालेंगे, दोनों छोटे छोटे वालों को जोड़ देंगे, देखेंगे बड़ी के बराबर है नहीं है। 3 का होता है 9, 6 का होता है 36, दोनों 45 होने चाहिए, जबकि ये तो 64 है, तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 5 का 25, 12 का 144, दोनों को जोड़े तो 169, और ये कितने का होता है? 13 का। तो बी ऑप्शन। अगला है संलग्न आकृति में यदि टीपी ये दे रखी है, सारी चीजें दे, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो जो बाह्य बिंदु जो जिससे मिलेगा ये, और केंद्र पे दोनों के कोण, दोनों का जोड़ 180 होगा। अगर ये 110 है तो ये कितनी डिग्री आ गया? 70 का। ठीक है। उसके बाद अगला, एक वर्त पर समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती? 2 हो सकती है भाई। देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कोई वर्त है, बाहर इस पे कितनी समानांतर? 1 2। अगर कोई हम तीसरी खींचने का प्रयास करेंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। अगर बाहर लेंगे तो कोई रेखा नहीं है, वो खाली रेखा है, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। उसके बाद में है कि यदि किसी वर्त के बाहरी बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वर्त की त्रिज्या। देखिए अपने पास जब भी कभी भी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो मान लीजिए अपने पास कोई है, देखो केंद्र वर्त है, ये स्पर्श रेखाएं है, ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी और ये त्रिज्या है। अगर आपको केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी निकलवाएं तो दोनों के वर्गों का योग कर देना है और उसके बाद में ऊपर रूट लगा देना। ठीक है। अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो या स्पर्श रेखा की लंबाई, तब क्या करेंगे? बड़े के सुकेर में से छोटे का सुकेर घटा करके सुकेर रूट लगा देंगे। जैसे इसमें केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, तो त्रिज्या क्या होगी? बड़ी के सुकेर में से छोटे का सुकेर। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन जाती है। ये अपने पास 90, क्योंकि केंद्र स्पर्श बिंदु पर लंबवत होता है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो इसका सुकेर इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो वह कर्ण इधर आकर के घट जाए, कर्ण से ये घट जाएगा, 10 का सुकेर 100, 8 का 64, तो ये 36 बच गया, 36 होता है 6 का। ठीक है। उसके बाद में अगला है, देखिए अगला दे रखा है कि संलग्न आकृति ST पैरेलल टू QR हो तो PS का मान। देखो PS क्या है? ये PT, ये TR, PS और अपने पास QS। देखो जब भी कभी भी 2 रेखाएं, कोई त्रिभुज है, एक समांतर रेखा खींचेगी तो समानुपात का मतलब है कि इन दोनों का अनुपात सेम होगा, बराबर होगा। TP बटे TR बराबर PS बटे QS। देखो मैंने इसको कर भी रखा है, PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ। आपको चित्र में देकर इसको करना है। PT है 3, TR 2 और PS को X मान लिया, ये है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, X बराबर 9 बटे 2। ठीक है। देखो 3 3 9, 2X बराबर 9, X बराबर 9 और 4.5, ये ऑप्शन में है। देखिए अगला है बिंदु 0 0 है, ये है, तो जब 0 0 है इसका मतलब उसने केंद्र से पूछा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का सुकेर करके जोड़ देंगे, सुकेर रूट निकाल देंगे, या दूरी सूत्र का प्रयोग करें।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये देखिए मैंने यहाँ कर रखा है, ये मान लिया हमने x2, ये है अपने पास x1 y1 x2 y2, माइनस 6 माइनस 0 8 माइनस 0, 6 माइनस का माइनस 6 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 64, 100 कितना आ गया 10। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपने पास 10। अगला है कि यदि बिंदु दे रखे हैं मिलाने वाला रखे मध्य बिंदु, यहां ध्यान दीजिए मध्य बिंदु का मतलब है बीच का, तो y के लिए तो y1 प्लस y2 बटे 2, x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, तो 20 प्लस 16 36, 36 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 18। उसके बाद अगला, यदि बिंदु 2 3 4 के समरेख है, k का मान निकालना बेटे, ये एक्सरसाइज 7.3 का है जो आपकी डिलीट कर दी गई है, ठीक है, इसको मत करना, अगर आप करना चाहो तो फिर मैं करवा देता हूं। देखो 26 का ये रहा आपकी स्क्रीन पे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा 1/2 x1, फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। इसको याद करने का तरीका 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बाहर x आएगा, y1 y लगा देंगे, ठीक है। तो 1/2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 0 हो जाएगा। x1 2 है, y2 k माइनस ये -3 है y3, ये रहा, x2 है 4, y3 कितना है -3 है, माइनस y1 कितना अपने पास 3 है, प्लस x3 अपने पास कितना है 6 है, प्लस y1 3 माइनस k, 2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही है, प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो गया, प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 6 3 18 6 की, 2k प्लस 2 6 कर दिया मल्टीप्लाई, 2 3 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24 प्लस 18 माइनस 6 की, 18 देखो ध्यान से 2k और 6 के माइनस का 4 के माइनस 4 के बच गया, 24 माइनस का दोनों को जोड़ेंगे प्लस का 24, दोनों कट के 0 बचेगा, तो k का मान आ गया 0। अगला है कि x अक्ष का वह बिंदु जो 5 4 माइनस 2 और 3 से समदूरस्थ हो, तो x अक्ष का अगर बिंदु है तो y का मान 0 मिलेगा, x और 0, इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे, इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे, अगर ये दोनों दूरी बराबर आ जाती है तो हम समदूरस्थ कह देंगे। देखिए मैंने शो कर रखा है, ये x अक्ष का था, तो x अक्ष पे x का मान x और y का मान 0, तो AC निकालेंगे BC निकालेंगे, AC और BC बराबर है क्योंकि समदूरस्थ कह रखा है, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x, x माइनस 0, 5 माइनस x और 4 माइनस 0 बराबर 2 माइनस x और 3 हो गया, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस x हो गया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस, तो a प्लस b की आइडेंटिटी बन जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर 16, ये अपने पास होगा 41 माइनस 10x बराबर 4x, 9 और 4 13, x वालों की तरफ इकट्ठा किया तो माइनस का 4x हो गया, इधर जाके घट गया, माइनस का 14x बराबर माइनस का 28, x आ गया 2, तो अपने पास बिंदु थे x और 0, x का मान 2 तो 2 और 0, ये ऑप्शन है। देखिए यदि टेंजेंट है, भाई टेंजेंट ये होता p बटे b, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके h निकालेंगे और उस h के लिए फिर कोस ये होता है b बटे h, यहां रख देंगे। देखो टेंजेंट है p बटे b, 5 बटे 12, p का मान हो गया 5, b का मान 12, h क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्यों पाइथागोरस प्रमेय है, 5 का 25, 12 का 144, 169 होगा, 13 का होता है, तो b बटे h, b तो है अपने पास 12 और h है 13। उसके बाद में देखो अगला है 2 टेंजेंट 60 माइनस 1, 2 टेंजेंट 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 बराबर है। देखो 2 टेंजेंट 60 का मान होता है √3, 1 माइनस प्लस √3 का स्क्वायर, देखो मैंने कर रखा है 2 गुना टेंजेंट 60 का मान √3, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर, 2 गुना √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 प्लस 3 हो गए 4, 2 से 2 कट गया, √3 बटे 2 कितना होता है साइन 60, ये इसलिए देखा क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने पास ध्यान से देखिए साइन 60, टेंजेंट 30, कोस ये अलग अलग होते हैं, इसका 1/2
साइन 30 1/2, इसका होता है 1/√3 और ये होता है √3/2, यही अपने पास है। अगला देखो, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, दोनों के दोनों कट जाएंगे, 0 मान होगा। देखो मैंने कर भी दिया इसको, ये देखिए, ठीक है। अगला है 31 का प्रश्न। 31 के में कहा है कि 7 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि, भाई सीधा फॉर्मूला लगेगा 2πr 2 गुणा में 22/7 गुणा में r 7 22 में 44, ठीक है। अगला देखो जब कोई वृत्त होता है, कोई भी जीवा मिला दी जाती है तो ये 2 हिस्सों में बढ़ेगा, इनको बोलते हैं वृत्तखंड। छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो वृत्त वृत्तखंड। अगर कोई भी 2 ऐसे हो, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, बड़ा हो तो वृत्त त्रिज्यखंड। तो इसमें कौन सा है वृत्तखंड है, कौन सा लघु। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, और पाई का मान क्या होता है 22/7, r है 2 गुणा 7 कट गया 44 दूनी 88, और आयतन है क्यूब। एल भुजा वाले आयतन एल का क्यूब, सीधा फॉर्मूला है। तो एक खोखले अर्धगोले, देखो भाई इसमें खोखला कह दिया, इसका मतलब कोई अर्धगोला है, ठीक है, ये ऐसे। तो इसका अंत्य और बाह्य दे रखा, तो हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमसे बाह्य देखेंगे, अंत्य वाला देखेंगे, सॉरी अंत्य वाला देखेंगे। अंत्य वाला कितना 42, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 21। आयतन निकालेंगे 2/3 πr³, 2/3, मैं देखा कर कॉपी में करके दिखाता हूँ। देखिए 2/3 42 का 21 गुणा 21 गुणा 21 πr³ होता है, क्या होता है 2/3 πr³, 2/3 पाई r का क्यूब, काटा दिया आ गया इतना लीटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी घटना की प्रायिकता, निश्चित ही घटना है तो उसकी प्रायिकता 1, अनिश्चित हो तो 0, निश्चित की 1 अनिश्चित की 0, और जिसकी प्रायिकता हो सकती है वो 0 और 1 के बीच में होगी। अगर पीई ये है तो पीई नोट, देखो पीई और पी नोट होता है P-1 ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। P बराबर 1 - PE नोट, तो P नोट है 0.01, ये 1 घटाएंगे 0.0, ये ठीक है। अगला है कि 600 बल्ब है, 12 बल्ब खराब है, मतलब 588 बल्ब ठीक है, तो प्रायिकता होगी 588/600 सही की, और खराब की होगी 12/600। अब देख लो कौन सा निकालना है, ठीक की है तो ये, ठीक है। अगला बारंबारता बंटन माध्य निकालना है, एक्स और एफ है। सबसे पहले XI FI निकालेंगे और फिर सिग्मा FI x है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 10, ये मैंने सारी फ्रीक्वेंसी ऊपर लिख रखी थी, नीचे लिख ली, ये 7-8 फ्रीक्वेंसी है, ये XI है। FI XI 70 240 500 दोनों गुणा 1050 890, सभी को जोड़ा 2750, इन सभी को जोड़ा 50। फॉर्मूला माध्य का S सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, दोनों को डिवाइड किया 55, ये ऑप्शन है अपने पास। देखो ये रहा। अगला है बहुलक। जब आंकड़ा टेबल में न सीधा दे रखा हो तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक है। तो 1 2 3 4, 3 है वो 4 बार है, 4 एक बार है, 2 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट है 3, तो 3 ही इसका बहुलक होगा, ठीक है। हमने इसका पहला पोर्शन कर लिया है। आपने इस वीडियो को जब तक ना समझ में आए देखना है, फिर भी नहीं आए तो हमसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।